हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उपन्यास और उपन्यास के तत्वों पर। कहानी क्या है, कहानी के तत्व क्या है, कहानी की विकास यात्रा किन सोपानों से होकर गुजरी है, इस पर हम पूर्व में बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा उपन्यास और उसके तत्व। तो शुरू करते हैं हम प्राचीन परंपरा से। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में हमें उपन्यास शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु उसका अर्थ उपन्यास के वर्तमान अर्थ से भिन्न है। उपन्यास प्रसादनम के अनुसार उपन्यास प्रसन्न करने का एक साधन है। एक दूसरे स्थान में उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहा गया है, उपपत्ति वृत्तो हृदय उपन्यास संकीर्तितः। इस परिभाषा के अनुसार किसी भी अर्थ को व्यवस्थित रूप में उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है। हमें संस्कृत में उपन्यास के लिए कादंबरी शब्द का प्रयोग भी मिलता है, जिसका अर्थ वृहत कथा है। संभवतः इसी धारणा के अनुसार कुछ लोग एक वृहत कथा को उपन्यास कहते हैं, किंतु उपन्यास की यह परिभाषा अथवा रूप उसके पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करता। संस्कृत में उपन्यास शब्द का प्रयोग नाटक की संधियों के भेद बतलाने के लिए भी किया गया है। कादंबरी शब्द अवश्य ही एक सीमा तक उपन्यास का रूप हमारे सामने रखता है। मराठी में भी उपन्यास को कादंबरी ही कहा जाता है। उपन्यास शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है उप यानी समीप तथा न्यास यानी ख्याति थाती अर्थात निकट रखी हुई वस्तु, जिसके अनुसार उपन्यास हम उस कृति को कहेंगे जिसे पढ़कर लगे कि यह हमारे ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है तथा यह हमारे लिए ही लिखी गई है। आज उपन्यास शब्द अंग्रेजी नॉवेल शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी का नॉवेल शब्द भी इटालियन के नॉवेला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सूचना। इसी व्युत्पत्ति परक अर्थ को लेकर शिप्ले ने उपन्यास को इस प्रकार परिभाषित किया है, नॉवेल शब्द से एक नवीन प्रकार की प्रकथन रचना का बोध होता है, जिसमें आधुनिकता और सत्य दोनों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान एवेल चेवेल ने उपन्यास को निश्चित आकार वाला गद्यमय आख्यान कहा है। अर्नेस्ट बेकर के अनुसार उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। ब्रेवस्टर ने उपन्यास को इस प्रकार परिभाषित किया है, उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय आख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। हिंदी में अनेक विद्वानों ने उपन्यास के स्वरूप का विश्लेषण किया है। देवकीनंदन खत्री ने उपन्यास के कथानक के कौतूहल वर्धक और मनोरंजक होने पर बल दिया है। प्रेमचंद ने उपन्यास को जीवन से जोड़ते हुए लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। दूसरी तरफ अज्ञे ने लिखा है, उपन्यास व्यक्ति के अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए कह सकते हैं कि उपन्यास ऐसा गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव जीवन का यथार्थ चित्र होता है, जिसमें मानव मन को प्रभावित करने की विराट क्षमता होती है। वह मानव जीवन का सर्वांगीण चित्र उपस्थित करता है। वस्तुतः उपन्यास में महाकाव्य की भांति जीवन का समग्र एवं वैविध्यपूर्ण चित्र समाहित होता है। मुंशी प्रेमचंद के पश्चात हिंदी उपन्यास ने आगे करवट बदली। फलतः उपन्यास में जीवन का समग्र चित्रण न होकर जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाने लगा। अस्तु स्पष्ट है कि भले ही हिंदी उपन्यास आज जीवन के एक पक्ष को चित्रित करे, फिर भी वह जीवन से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ ही है। स्वातंत्र्योत्तर वर्षों में लिखे गए उपन्यास भी इसके प्रमाण हैं और 60 वर्षों में अस्तित्ववादी चेतना, मानवीय संबंध और जीवन की विकराल समस्याओं और प्रश्नों को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास भी मानव जीवन की आलोचना प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास की व्यापकता, उपन्यास का श्रेष्ठ क्षेत्र व्यापक है। इसमें साहित्य के सभी विषय किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। उपन्यास का क्षेत्र यद्यपि गद्य है, तथापि इसमें काव्य का प्राण भी कम नहीं होता। यह एक और वास्तविक जीवन से भिन्नता रखता है।
और दूसरी ओर पद्य की शैली का त्याग कर काव्य की सुंदरता ग्रहण करता है। यह देखते हुए इसे चरित्र और काव्य के मध्य की वस्तु कहा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि उपन्यास एक और जीवन चरित्र की और दूसरी ओर कविता से जुड़ाव रखने वाली विधा है। ये ही उपन्यास के दो छोर हैं। जीवन चरित्र में घटनाओं और तिथियों का क्रम होने से उसमें काव्य की सुंदरता नहीं आ पाती। उपन्यास में ऐसा कोई बंधन न होने से इसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और व्यापारों को अधिक सुंदरता से प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि उपन्यासों में जीवन चरित्रों की अपेक्षा अधिक रोचकता दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के अनुसार, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, उपन्यास के तत्व। अंग्रेजी के प्रसिद्ध समीक्षक हडसन ने उपन्यास के निम्नलिखित 6 तत्वों का उल्लेख किया है: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, इसमें हम अपनी तरफ से वातावरण जोड़ेंगे। इसके बाद 5वां है शैली, जिसमें हम भाषा भी जोड़ देंगे। 6ठा है जीवन दर्शन अथवा उद्देश्य। पहला तत्व कथा वस्तु। उपन्यास की रचना में कथा वस्तु मुख्य ढांचे का काम करता है। उपन्यास का कथानक जीवन के किसी भी पक्ष से चुना जा सकता है, किंतु घटनाओं का संयोजन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि कथा वस्तु पाठक के मन को अभिभूत कर दे। यह तभी संभव है जबकि कथा वस्तु की समस्त घटनाएं परस्पर जुड़ी हुई हों तथा उनका विकास सहज तथा स्वाभाविक गति से हो। उपन्यासकार को समस्त घटनाओं का संयोजन बहुत ही नाटकीय ढंग से करना होता है ताकि पूरे उपन्यास में पाठक का कौतूहल बना रहे। कथा वस्तु को प्रस्तुत करने की शैलियां हो सकती है: वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, डायरी शैली इत्यादि। उपन्यासकार अपने उपन्यास में उनमें से किसी एक अथवा कई का प्रयोग सुविधानुसार कर सकता है, किंतु उसका मुख्य लक्ष्य पाठक को प्रभावित करना होता है। उपन्यास का कथानक यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। एक अच्छे कथानक में मौलिकता, कौशल, संभवता, सुसंगठितता तथा रोचकता इत्यादि 6 गुण आवश्यक है। दूसरा तत्व पात्र या चरित्र चित्रण। बाल्जाक ने उपन्यास को मनुष्य की यथार्थताओं से बना घर तथा प्रेमचंद ने मानव जीवन का चित्र माना है। अतः मानव या पात्रों के अंतर्गत तथा बाहरी जगत की झांकी प्रस्तुत करना उपन्यास का प्रमुख कार्य है। उपन्यास में कुछ पात्र केंद्रीय होते हैं जिनके इर्द गिर्द उपन्यास की सारी कथा घूमती रहती है और इन्हें ही मुख्य पात्र कहते हैं। दूसरे गौण पात्र होते हैं जो मुख्य पात्रों से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कुछ पात्र तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल लेते हैं, इन्हें यथार्थवादी पात्र कहते हैं। जबकि कुछ पात्र किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, इन्हें स्थिर पात्र कहते हैं। कुछ पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हें वर्गगत पात्र कहते हैं। जबकि अलग व्यक्तित्व रखने वाले पात्रों को व्यक्तिगत पात्र कहते हैं। चरित्र चित्रण करते समय उपन्यासकार अपने पात्रों को परिस्थितियों में डालता है तथा उनके व्यवहार का विश्लेषण करता है, मगर इस तरह से पात्र का बाहरी रूप अधिक स्पष्ट होता है। उपन्यासकार पात्र के अंतर मन में प्रवेश करता है तथा उनकी भीतरी दुनिया की खोज भी करता है। यह चित्रण मनोविश्लेषण कहलाता है। इस विश्लेषण में पात्र का चरित्र बड़ी सूक्ष्मता से उभरता है तथा उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। उपन्यासकार का कार्य इसी चित्रण को प्रमुखता देना होता है। तीसरा तत्व है कथोपकथन। उपन्यास में लेखक अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकता है, मगर यदि वह पात्रों के मुख से वार्तालाप करता है तो उपन्यास में सजीवता आ जाती है। इसलिए संवाद जहाँ वर्णन की एक रसता को तोड़ते हैं, वहीं उपन्यास को सहजता, स्वाभाविकता तथा तीव्र गति प्रदान करते हैं। सुंदर संवादों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: संवाद पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक हो, संवाद उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले हो, संवाद आकार में संक्षिप्त हो, संवाद चुटीले, व्यंग्यपूर्ण तथा व्यंजनात्मक हो, संवाद पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल हो, संवाद की भाषा जीवन की भाषा के समांतर हो। चौथा तत्व है देश काल एवं वातावरण। मनुष्य अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है, इसलिए उन परिस्थितियों का चित्रण करना जिनके बीच पात्र संघर्ष कर रहे हैं, उपन्यास को और अधिक प्रामाणिक बना देता है। उपन्यासकार की कुशलता इसी में है कि वह पात्रों के चारों ओर के वातावरण को सूक्ष्मता के साथ चित्रित करे। वातावरण का चित्रण पात्र की मन स्थिति को उभारता है, उसकी दशा का परिचय देता है तथा पात्र के बिना कुछ कहे उसके चरित्र को स्पष्ट कर देता है। वातावरण में व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी आती हैं जिनमें पात्र
जी रहे होते हैं। इस प्रकार लेखक वातावरण की सृष्टि के बहाने पूरे युग को पाठकों के समक्ष साकार कर देता है। जीवन दर्शन या उद्देश्य। जो लोग कला के लिए सिद्धांत में विश्वास करते हैं, उनकी दृष्टि में उपन्यास की रचना भले ही स्वदेश्य न होती हो, किंतु पाठकों की वृत्तियों को संवेदित करना, उन्हें जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण देना उपन्यास का प्रमुख कार्य होता है। उपन्यासकार मानव जीवन व्यापी संघर्ष को उभारता है, संघर्ष में मानव प्रयत्नों को उद्भाषित करता है तथा मानव विजय दिखाकर पाठकों के लिए आस्थावादी स्तर देता है। यही उसका जीवन दर्शन होता है। छठा तत्व है भाषा और शैली। उपन्यास की भाषा स्पष्ट, सरल, प्रभावपूर्ण तथा जीवन की भाषा के निकट होनी चाहिए। पाठक भाषा समझने के लिए उपन्यास नहीं पढ़ता, अतः उपन्यास की भाषा को अधिक से अधिक सजीव बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन 6 तत्वों के उपरांत मैं एक और बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हाँ, बीच में शैली लिखने के तरीके को कहते हैं वे ऑफ राइटिंग स्टाइल। ये अनेक शैलियों में लिखे जा सकते हैं। आत्मकथात्मक, विवरणात्मक, पत्र शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, चरित्र प्रधान शैली इत्यादि। यह उपन्यासकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपनी बात किस शैली में अधिक प्रभावशाली ढंग से कह सकता है। इतना अवश्य है कि उपन्यास की शैली मार्मिक तथा पाठक को बांधने वाली होनी चाहिए। कई उपन्यासों में एक से अधिक शैलियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे अज्ञे का नदी के द्वीप उपन्यास है, उसमें डायरी शैली, पत्र शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का एक साथ ही प्रयोग किया गया है और अपने समय का सफलतम उपन्यास है। बल्कि मैं कहूँगी कि समय की सीमाओं को लांघ गया है वो उपन्यास। इस प्रकार से आज हमने उपन्यास के 6 तत्वों पर बात की, उसकी परिभाषा को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चर्चा, ये विषय, ये टॉपिक, इसका प्रस्तुतिकरण आपके लिए उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। आप इसको फिर से सुनिएगा। दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। थैंक यू।